भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति के आज के मुख्य अतिथि भारत सरकार में रेल राज्य मंत्री आदरणीय मनोज सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और युवा मोर्चा के प्रभारी आदरणीय भाई मुरलीधर राव जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी, मंच का संचालन कर रहे युवा मोर्चा के महामंत्री भाई राहुल कोठारी जी, सभा में कार्य समिति में उपस्थित युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण, प्रदेशों के अध्यक्ष, महामंत्री और राष्ट्रीय कार्य समिति के सभी मेरे भाई और बहनों, यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा राजनीतिक दल जिसके प्रति देश का पूरा विश्वास है, जब जब देश के ऊपर कोई संकट आया, कोई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हुई, तो देश की जनता ने अगर किसी राजनीतिक दल की ओर देखा और राष्ट्र प्रेम किसी में भर भर कर देखा, तो कोई और राजनीतिक दल नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके प्रति वो देखती है। और उसी राजनीतिक दल के युवा मोर्चा के हमें कार्यकर्ता होने का सौभाग्य प्राप्त है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, ऐसे नेता जिन्होंने देश के लिए अपने आप को समर्पित किया। और आज जिस जिला में हम लोग हैं, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में, ये भूमि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि भी है और स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मभूमि भी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का शताब्दी वर्ष और हम सबको यहाँ पर आकर भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन करने का अवसर प्राप्त हो, मुझे लगता है पूरे देश में अगर सबसे उपयुक्त स्थान कोई था तो वृंदावन जिला मथुरा में यही था। और पूरे नगर का नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से रखा गया, जिन्होंने पंक्ति में अंत में खड़े व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ी, अंत्योदय का। और आज अगर हमारी सरकार की योजनाओं को देखा जाए तो उस गरीब, पिछड़े, उस पंक्ति के अंत में खड़े व्यक्ति के लिए वो सारी योजनाएं हैं कि देश के साथ साथ उनका उत्थान भी हो, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। और आदरणीय विनय जी ने जितनी सुंदरता के साथ पूरे विषय को हम सबके सामने रखा, सरकार की एक एक योजना को हम सबको जितनी बारीकी से समझाया, हमारा दायित्व ये बनता है कि सरकार की उन योजनाओं को संगठन के माध्यम से जन जन तक हम पहुंचाएं। सरकार किसकी है? सरकार हमारी है। भारतीय जनता पार्टी के यही कार्यकर्ता जो पिछले 5 वर्षों में सन 2010 से लेकर 2014 तक पूरे देश की सड़कों पर लाठी काते थे, कांग्रेस के खिलाफ, यूपीए की सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे। 2009 के चुनाव हारने के बाद पार्टी में एक नया जोश भरा तो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भरा, आंदोलनों की झड़ी लगाकर 2014 तक ये माहौल बना दिया। जब मोदी जी का नेतृत्व मिला तो 282 सीटें दिलाकर देश में पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बना। ये आपने किया है, देश के इस नौजवानों ने। तो देश की 70% आबादी है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। जो आंदोलन के समय हमारे साथ खड़ी थी, जिसने विश्वास व्यक्त करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है,
वो किसी और से नहीं पूछेगी, वो हमसे पूछेगी कि हमने पूर्ण बहुमत की सरकार 1984 के बाद 2014 में दी, आपकी सरकार ने क्या किया। अगर मीडिया के सहारे रहोगे तो सरकार की 10% योजनाएं भी जनता तक नहीं पहुंच पाएंगी। लेकिन अगर कार्यकर्ता समर्पण दिखाएगा, जागरूक रहेगा, योजनाओं को समझेगा और समझाने के लायक बनेगा, तो एक एक योजना को सफल बनाने में और जन जन तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर बहुत सारी सरकारों को बहुत अच्छा काम करते देखा है, लेकिन जहां संगठन में कमी रह जाती है, सरकार और संगठन में तालमेल नहीं हो पाता, तो उसका खामियाजा सबसे पहले किसी को भुगतना पड़ता है, तो जनता को, और दूसरा भुगतना पड़ता है कार्यकर्ता को। जनता सबसे पहले जवाब मांगती है तो पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता से मांगती है, और अगर वो कार्यकर्ता जागरूक है, मंडल स्तर का, पोलिंग बूथ स्तर का, और वो अपनी आवाज पार्टी के कार्यक्रमों को, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाएगा, उसका बहुत लाभ पहुंच सकता है। और ये मैं उन कार्यकर्ताओं से आज कह रहा हूं जिन्होंने 5 वर्षों तक ना दिन देखा ना रात देखी। पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां पर बैठे हैं। मुझे याद है, मैं अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में एक दिन बोला, अगले दिन फिर इस जहां पर विषय उठाया, वृंदावन में यहां पर कार्यक्रम की तैयारी देखने आ रहा था, तो रास्ते में रात के 8 बजे तय हुआ कि अगले दिन प्रदर्शन करना है, और देश की राजधानी में 1000 नौजवानों को रातों रात इकट्ठा करना बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि देश की बात थी, उस पार्टी के खिलाफ आंदोलन करना था जिन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने का प्रयास किया, तो रात के 11 बजे फोन किए गए, लेकिन सुबह 9 बजे हजारों कार्यकर्ता सड़क पर निकलकर कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़े हुए। मैं कई बार समझता हूं कि ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा रही हो कि इतने बड़े राजनीतिक दल के यूथ विंग का, भारतीय जनता युवा मोर्चा का मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। आप सबके साथ मुझे कार्य करने का अवसर मिला। मैं तो कहां खेल के क्षेत्र से आकर राजनीति में आया, लेकिन पहले ही दिन से जब मोर्चे की कमान संभाली तो एक नारा दिया था, सेवा, संघर्ष और बलिदान युवा मोर्चा की पहचान। और आज 6 वर्षों के बाद ये लगता है कि उस समय नारा ये सोचकर दिया था कि अपने आप को समर्पित करेंगे, और इतने बड़े देश में आप केवल इतने बड़े राजनीतिक दल में आकर एक नारा दे दो और उसको निभाना भी उतना मुश्किल होता है। लेकिन जब पहला कार्यक्रम हमने इंडिया फर्स्ट का दिया, तब कश्मीर विषय था, और शायद कश्मीर के साथ हमारे दिल का लगाव हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्र सरकार में उस समय मंत्री होते हुए अपने पद से इस्तीफा देते हैं, नया दल खड़ा होता है, ताकत के साथ उसको खड़े करने के लिए, कश्मीर की आवाज़ को उठाने के लिए, देश को एक करने के लिए, धारा 370 को समाप्त करने के लिए, परमिट राज को खत्म करने के लिए। और कलकत्ता में रहने वाले को कश्मीर की चिंता क्यों? ये विचार किसी का हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों में ही हो सकता है। कई पार्टियां तो ऐसी थी जिनको शुरू में पहले दिन से देश में सत्ता में आने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने देश को जोड़ा कम, एक राज्य में विशेष राज्य का दर्जा देकर चले गए, जो आज तक वहां पर वो एक अंतर दिखता है। लेकिन दूसरा राजनीतिक दल हमारा है, जहां पर स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जम्मू कश्मीर में बगैर परमिट लिए हुए एंटर करके जेल भी गए, और इस देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए शहीद भी हुए।
लेकिन जब उसी जम्मू कश्मीर पर एक बार फिर सवाल उठता है, अलगाववादी ताकतें उसको भारत से अलग करने की बात करती हैं। यूपीए की सरकार के समय दिल्ली में आकर भारत सरकार को गाली निकालती हैं, दिल्ली में आकर, तब भी वो चुप रहते हैं। इंटरलोकेटर्स बनाए जाते हैं कि देखिए कश्मीर को ज़्यादा स्वायत्तता कैसे दी जाए। सैनिकों पर पथराव होता है, 2000 से ज़्यादा सैनिक घायल हो जाते हैं। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव लाने की बात की जाती है, तब कांग्रेस सत्तारूढ़ दल थी, उसमें से कोई नहीं बोला। इस देश के राजनीतिक दल में से कोई नहीं बोला, तब भी उस इंडिया फर्स्ट के बैनर के तले पूरे देश भर में कार्यक्रम किए तो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किए। राष्ट्रीय एकता यात्रा निकालने का संकल्प लिया गया और कलकत्ता से लेकर कश्मीर तक कई राज्यों को पार करते हुए देश के युवाओं को एकजुट करते हुए जब जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर इकट्ठा होने की बात आई तो 24-25 जनवरी को युवाओं की कमी नजर नहीं आई। ऐसा लगता था मानो पूरे देश का युवा जम्मू के बॉर्डर पर इकट्ठा हो गया। ये आवाज़ देनी पड़ी कि हम यहाँ से पार नहीं करेंगे, कहीं पुल ना टूट जाए, कहीं गोली ना चल जाए। लेकिन हमारे यहाँ के नौजवानों ने तिरंगे के सम्मान के लिए अपनी गिरफ्तारियाँ दी, ठंडे पानी में से, नदी में से गुजरते हुए जम्मू की जेलों में जाकर तिरंगा झंडा फहराया। और कई कार्यकर्ता तो ऐसे जो राष्ट्रीय टीम से लेकर गुजरात की टीम, प्रदीप सिंह वघेला जी, हरसंघवी जी और बाकी सब, ये तो 7-7 दिन पहले कश्मीर के लाल चौक पर जाकर पहले रुक गए और लाल चौक पर जाकर भी तिरंगा झंडा फहराया। तो भारतीय जनता युवा किसी और राजनीतिक दल ने ये नहीं किया। हाँ, बाकी लोग नजर आते हैं तो उन लोगों के साथ जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं उनके साथ जाकर खड़े होते हैं। हम उनमें से नहीं हैं। हम सत्ता के भूखे नहीं है कि एक साल सत्ता से बाहर हुए तो देश को तोड़ने वालों के साथ खड़े हो गए। चुनौती हमारे सामने यही है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं, आज हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं। एक जिम्मेदारी, हम सत्ता में हैं, लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है सरकार अच्छी चलाने की वो चलाएंगे और मोदी जी ने करके दिखाया है। सरकार भी अच्छी चलाएंगे लेकिन देश के टुकड़े भी नहीं होने देंगे। इंडिया फर्स्ट के अंतर्गत देश को एकजुट बनाकर चलेगा तो भारतीय जनता युवा मोर्चा चलाकर चलेगा। इसलिए मित्रों, अगर आप इस पूरे पर देखें इंडिया फर्स्ट, तो देश को एकजुट करके देश को पहले रखकर चलना है। इसलिए मैंने संसद में भी अपने भाषण के समय कहा, भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। देश पहले, फिर पार्टी, अंत में मैं। लेकिन कांग्रेस के लिए फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, नेशन लास्ट। ये उनकी मानसिकता है। इसको जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और दूसरी जरूरत है, जिस तिरंगे के लिए हमारे देश के सैनिक शहीद होते हैं, उस तिरंगे के टुकड़े करने वालों को, इस भारत के टुकड़े करने वालों को हमें जन जन तक जाकर उनका चेहरा बेनकाब करना है। इशरत जहां के केस में जिन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से खत्म करने का प्रयास किया, उस पार्टी के नेताओं को भी जनता के सामने जाकर बेनकाब करना है। लेकिन दूसरी जिम्मेदारी ये भी खड़ी होती है कि ये जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, योग, इन सब योजनाओं को लेकर, स्वच्छता को लेकर एक जन आंदोलन कैसे खड़ा करें, लोगों को जागरूक कैसे करें, लोगों को इसके साथ जोड़ें कैसे। तो हर राज्य के अध्यक्ष का, हर राज्य की टीम का ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हर जिले में करें, हर मंडल में करें और एक तरफ तिरंगा झंडा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर इंडिया फर्स्ट के बैनर के अंतर्गत देश को एकजुट करके आगे बढ़ाने का संकल्प भी ले और मोदी सरकार नमो विकास की नई पहचान, उसको भी जन जन तक पहुंचाने का, सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। ये जिम्मेदारी हमें उठानी होगी। एक कार्यकर्ता के रूप में जन जन तक जाना होगा। इसलिए ये राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है
कि सरकार के जितने वरिष्ठ मंत्री आएंगे वो अपनी योजनाओं पर, सरकार की योजना, सफल योजनाओं पर, अपने विभाग के कार्यक्रमों पर हम सबको अवगत कराएंगे। आपके थैले में एक पैड दिया जाता है और पेन भी दिया जाता है, और इस पूरे अधिवेशन में जितने सत्र होंगे उसमें कृपया करके अपना कागज और पेन निकाल कर रखिए। इतने सेशंस होंगे कि सारे विषय हमें याद नहीं रह सकते, और जब तक कार्यकर्ता जागरूक नहीं होगा और जागरूकता फैलाने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक सरकार की योजनाओं को सफल नहीं बनाया जा सकता। अगर आप हर विभाग की 4-5 प्रमुख बातें नहीं लिखेंगे तो जनता को बताएंगे क्या? अगर विनय जी का हम पूरा भाषण देखें तो उसमें से आपको भाषण देने के लिए 45 मिनट का पर्याप्त सामग्री मिलती है। सरकार की इतनी योजनाएं आप जन जन तक पहुंचा सकते हैं। आदरणीय मनोज सिन्हा जी आज अपना क्वेश्चन आवर खत्म करके पार्लियामेंट को फिर हमारे सबके बीच में विशेष तौर पर आए कि आपको बताएं कि जो यूपीए 10 सालों में नहीं कर पाई, हमने वो 20 महीने में करके दिखा दिया, तो रेल डिपार्टमेंट ने करके दिखा दिया। और अगले 1 वर्ष में इतना निवेश हम करने जा रहे हैं कि यूपीए उसका सपना भी नहीं देख सकती। ये सब बातें इनके तरफ से आएंगी, लेकिन आपके पास कलम और डायरी होनी चाहिए लिखने के लिए और अपने आप को तैयार करने के लिए। मुरलीधर राव जी और अरुण सिंह जी हम सबको बताएंगे कि किस तरह से हमें अपने संगठन को और मजबूत करना है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं की हो सकता है जिम्मेदारियां कुछ महीनों के बाद बदल जाए, लेकिन है तो हम पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा में रहेंगे, पार्टी में रहेंगे, मोर्चे में कोई और जिम्मेदारी होगी। एक कार्यकर्ता और कार्यकर्ता होने की जिम्मेदारी हमसे कोई नहीं छीन सकता, और इस पार्टी में सबसे बड़ा है तो कार्यकर्ता ही है। मोदी जी ने कहा, और जब एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनता है तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उसका भाव नहीं जाता। वो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूं। ये दिखाता है कि जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति एक कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयं सेवक के रूप में प्रधानमंत्री के स्तर तक जाता है तो अपनी जिम्मेदारी को कितना समझता है। और मोदी जी ने 20 महीनों में कोई छुट्टी नहीं ली। इस देश की छवि को बदलने के लिए जो कांग्रेस कलंकित करके चले गई थी, जो नाम बदनाम करके चले गई थी, जो इस देश की छवि को धूमिल करके चली गई थी, उस छवि को सुधारना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। ना केवल ने मोदी जी ने इस देश की छवि को सुधारा है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़ी ताकतों के एक में से एक बड़ी ताकत भारत को खड़ा करने का एक सफल प्रयास भी किया है। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को इस मन से हम बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ये संभव नहीं था मित्रों। क्या आपको लगता है ये जो अरब के देशों में लड़ाई चल रही है, यहां पर हमारे हजारों भारतीय फंसे रहते थे, क्या उनको निकालना आसान था? अरे जनरल वीके सिंह जी केवल भारतीय फौज में जनरल नहीं, बल्कि जब एक नई जिम्मेदारी मिली तो दूसरे देश में भी जाकर हजारों भारतीयों को छुड़ा कर लाए, तो जनरल वीके सिंह जी लेकर आए। अगर मदद के नाम पर कोई मदद सुषमा स्वराज जी से ट्वीट करके, एसएमएस करके, फेसबुक पर पोस्ट करके भी डालता है, तो सुषमा जी रात को 2 बजे भी उनका उत्तर देती है और विदेशों से हजारों हिंदुस्तानियों को वापस लाने का प्रयास भी करती है और सफल भी होती है। ये प्रयास किए तो मोदी सरकार ने किए हैं। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी उपलब्धियां हमारी हैं। मैं लंबा समय आज नहीं लूँगा क्योंकि अगले 2 दिन तक आपके बीच में रहना है। आज हम सुनने आए हैं आदरणीय मनोज जी को, आदरणीय अरुण जी को, आदरणीय मुरलीधर राव जी को और विशेष तौर पर विनय जी आपको। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, सेल्फी होनी चाहिए। देश भर के कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े नेता आएंगे, फोटोग्राफ उनके साथ होनी चाहिए, लेकिन अनुशासन में रहकर सब कुछ होना चाहिए। हमारी पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है। सोशल मीडिया पर हमारा
ट्वीट से लेकर फेसबुक की पोस्ट होनी चाहिए। यहाँ पर बैठे बैठे पूरे देश को पता चलना चाहिए कि आप कहाँ पर हो, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है। ट्रेंडिंग हमारी लगातार जोरदार चलती रहनी चाहिए। और यहाँ से वापस जाकर कोई ब्लॉग लिख सकता है, कोई ट्वीट, फेसबुक, जो करना है आप वो कीजिए, लेकिन जब तक आप यहाँ पर हैं पूरा अनुशासन बनाकर रखिए। यह हमारी पार्टी की छवि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबके कामकाज में जितनी सादगी आए उतना अच्छा है। हम जितना गरीब के लिए काम करें उतना अच्छा है, और पार्टी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाए उतना अच्छा है। हम यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि सन 2010 में जिस इंडिया फर्स्ट के बैनर तले हमने देश को यूपीए के भ्रष्टाचार से अवगत करवाया था, यूपीए को बेनकाब किया था, राष्ट्रीय एकता यात्रा के माध्यम से देश के सैनिकों पर पथराव को रोका था, कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए लगातार मुहिम चलाई थी, जहां पर संसद घेराव करके पूरे देश भर में एक नया आंदोलन खड़ा कर दिया था। 1962 के युद्ध के शहीदों को 2012 में तेजपुर से तवांग की यात्रा करके दिखाया। यूपीए के भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ लगातार आंदोलन करके उनके मंत्रियों का इस्तीफा करवाया, और जब मोदी जी का प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेशन हुआ तो जन जन तक पहुंचकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। आज जिम्मेदारी बदली है, आज सरकार हमारी है, इसलिए जिम्मेदारी भी बड़ी है। देश को बचाना भी है, मजबूत भी करना है, आगे भी बढ़ाना है, और नमो विकास की नई पहचान, इसको भी जन जन तक पहुंचाकर भारत को विश्व गुरु बनाना है। आप सबका, आदरणीय मनोज जी का, अरुण जी का, विनय जी का, मुरलीधर राव जी का, आज अपना समय निकालकर हम सबको संबोधित करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भारत।